चलिए, कल सब लोगों ने पढ़ा था डिफ्रैक्शन के बारे में, याद है सबको? है ना? हाँ, कल सबने पढ़ा था डिफ्रैक्शन के बारे में। डिफ्रैक्शन कहाँ पढ़ाया था तुमने? यही तो कुछ कहीं अलग मिक्स हो जाता है और मुझे लगता है कि मैंने यहाँ डिफ्रैक्शन पढ़ाया है। दिमाग नहीं काम करता, इंटरफेरेंस पढ़ाया है। और व्यतिकरण में कहां तक पढ़ाया है वो याद करो। व्यतिकरण में आपको पढ़ा था यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कैसे हमको फ्रिंज की डिस्टेंस पता चली थी। किसी भी फ्रिंज की डिस्टेंस पता करने का तरीका शानदार तरीका है। क्यों? तरीका समझ में आया था? तरीके का फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए हर हाल में। याद करो, सब लोगों को पैटर्न भी याद होगा। जैसे डायग्राम बनाया जाता है, ये क्या है? S1 S2, ये मेन सोर्स है ना, ये आपका मेन सोर्स। यहां से ये रे चली आगे जाकर के कहीं कैपिटल D डिस्टेंस की दूरी पर, है ना, और इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल d, है ना। और किसी पॉइंट सामने नहीं कराया गया, जानबूझ के हमने यहां से इसके एकदम प्रिंसिपल जो सबसे पहला वाला होगा वहां से y डिस्टेंस पे जाकर के हमने कुछ ना कुछ कराया था। याद होगा सबको, है ना। ये सब, इन सब चीजों की फिलहाल आपको जरूरत नहीं पड़ती है। और ये आपने 20 से बनाया था, ये थीटा था, ये परपेंडिकुलर था, ये भी कितना डिग्री था? थीटा था। तो इतनी सारी बातें हमने पढ़ा था। ये था आपका डेल्टा x, याद होगा तुम लोगों को। क्या सबको पता है कि सर H2A ज्यादा है? H2A इन दोनों में से, है ना, इससे H2A ज्यादा है। मतलब समझो, ये वाली जो आपने लिखा है S1P ज्यादा था या S2P? सीरीज वाला S2P इज ग्रेटर देन S1P। इसीलिए आपने कहा कितना ज्यादा है? केवल H2A ज्यादा है। और इसीलिए आपने कहा था सर इतना पाथ डिफरेंस आएगा। तो इतना पाथ डिफरेंस आया। और डेल्टा एक्स लिखने का तरीका आप लोगों ने लिखा था। डेल्टा लिखने का तरीका आपने ये वाला ट्रायंगल लगाया था, याद होगा सबको। मैं सीधे डायरेक्ट बता रहा हूं, आज डायरेक्ट बता रहा हूं, तुम लोग, तुम्हारा फिर से रिवीजन हो जाएगा। सबको पता है कि हमें कौन कौन सा फार्मूला लगाना है। आपको एक बार ये पता है, थोड़ी देर के लिए ये वाला डी पता है। तो मैं छोटे वाले ट्रायंगल के लिए बात करूंगा तो आप लोग लगाओगे tan थीटा या sin थीटा? छोटे वाले ट्रायंगल के लिए sin थीटा, क्योंकि आपको हाइपोटेन्यूज कर्ण पता है, इसलिए आपने लगाया था छोटे वाले ट्रायंगल के लिए sin थीटा इज इक्वल टू क्या sin थीटा बहुत छोटा होगा तो थीटा होगा, तो sin थीटा जो कि अप्रॉक्सीमेट थीटा ही होगा। और थीटा बराबर आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। थीटा के सामने वाला कर्ण लंब होता है, थीटा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है। तो आपने लिखा था डेल्टा x अपॉन डी, सही लिखा गया है। और फिर आपने लिखा था दूसरे वाले बड़े वाले ट्रायंगल में, आपने लिखा था, याद करो, tan थीटा लगाया था, सीधे लिखा था, है कि नहीं है? परपेंडिकुलर अपॉन डिस्टेंस y अपॉन डी। y क्या है? किसी भी फ्रिंज की डिस्टेंस, स्क्रीन पर डिस्टेंस है y, याद रखिएगा सब लोग, y है स्क्रीन पर डिस्टेंस। तो tan थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा इक्वल टू y अपॉन कैपिटल D। आप लोगों ने कहा था sin थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा, अरे दोनों थीटा ही थीटा है ना। तो क्या लिखा आप सबने? डेल्टा x अपॉन डी इक्वल टू y अपॉन डी। यहां से आपने y बराबर लिखा था, y बराबर, वैसे तो तुम अगर कहना चाहो तो लिख सकते हो dy बराबर dx, जो डिफरेंशिएशन में तुम लोग यूज करते हो dy अपॉन dx, लेकिन यहाँ dy बराबर d डेल्टा x है। तो मैंने y इक्वल टू क्या लिखा? d डेल्टा x अपॉन d। बस, ये किसी भी, चाहे वो डार्क हो चाहे वो ब्राइट हो, दीप्त हो या अदीप्त हो, किसी भी फ्रिंज की डिस्टेंस पता करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। लेकिन अगर स्पेशल बोले नहीं ब्राइट ही है, बोलेगा भी सवाल में, बोलेगा भी स्पेशल ब्राइट बोलेगा, स्पेशल डार्क बोलेगा, तो डेल्टा एक्स चेंज करना। और क्या बदलेगा यार? ब्राइट डार्क में और क्या बदलेगा? डी और डी बदलेगा। हाँ, नहीं सोचो डी और डी बदल जाएगा, क्या बदलेगा? डेल्टा एक्स फॉर ब्राइट फ्रिंज एन लेमडा, फॉर डार्क फ्रिंज एन माइनस 1/2 लेमडा। तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू y फॉर ब्राइट, सब लोगों ने लिखा y फॉर ब्राइट बनाया जाएगा n d लेमडा अपॉन d। y फॉर डार्क क्या लिखोगे? n माइनस 1/2 d लेमडा बाई d। d लेमडा बाई d दोनों में है, कहीं पीछा नहीं छोड़ रहा। अब आप सोचो, पहली फ्रिंज की डिस्टेंस बताना हो तो 1, दूसरी की बताना हो, ब्राइट की डिप्थ की बतानी हो तो 2, तीसरे की बताना है तो 3। डी लेमडा बाई डी कांस्टेंट रहने वाला है, रहने वाला नहीं रहने वाला है। डी लेमडा बाई डी, अगर एक सेटअप बना दो और जो लाइट, जो सोर्स रख लो, सेट कर लो, उस सोर्स में कोई चेंज ना करो, जिस फ्रीक्वेंसी का आ रही है रास्ते में कोई मीडियम भी ना लगाओ, तो ये बदलने वाला कुछ नहीं। डी ना चेंज करो, डी ना चेंज करो, मीडियम ना लेकर आओ। मीडियम लेकर आओगे तो लेमडा कम ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता है? सबको पता है कि लेमडा मीडियम आने पर स्पीड बदल जाती है, क्योंकि वेवलेंथ बदल जाती है, फ्रीक्वेंसी भले वही रहेगी लेकिन स्पीड। तो अगर मीडियम चेंज करोगे तो लेमडा बदलेगा, लेमडा बदलेगा तो दिक्कत होगी। लेकिन अगर नहीं कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे हो, सब सेटअप, तो क्या ये कांस्टेंट रहेगा?
बस ये कांस्टेंट रहने वाला है, बदलेगा तो n, कोई भी n रखो तुम्हें पता लग जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसी को अभी कभी वो कभी ब्राइट मिलेगा, कभी डार्क मिलेगा, फिर कभी ब्राइट, फिर कभी डार्क, ये अल्टरनेट मिलता है। अल्टरनेट का मतलब एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम में आपको ये मिलता है, और एकांतर क्रम में मिलने से इस प्रतिरूप को नाम रखा गया है फ्रिंज। और मैंने बताया था YDAC में आपको दो चीजें पढ़नी है, पहला क्या पढ़ना था, किसी भी फ्रिंज की डिस्टेंस, किसी भी फ्रिंज की डिस्टेंस स्क्रीन पर, और दूसरा क्या पढ़ना था, फ्रिंज की थिकनेस, ब्रेथ, फ्रिंज ब्रेथ पढ़ना है आपको, फ्रिंज की चौड़ाई पढ़नी है। तो पहला टॉपिक हो गया फ्रिंज की डिस्टेंस, सबको पता है फ्रिंज की डिस्टेंस, कोई भी हो सर वाई ब्राइट लिखूंगा ND लैम्डा बाई डी, वाई डार्क में लिखूंगा n-1/2 d लैम्डा बाई डी। फार्मूला याद रखना चाहिए, याद रहना भी चाहिए, तो क्योंकि फार्मूला जब याद रहेगा तो न्यूमेरिकल लगेगा। न्यूमेरिकल ना लगने का रीजन, जब आते हो कहते हो न्यूमेरिकल नहीं लग रहा है, इसका मतलब फार्मूला ही नहीं पता है। तो फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। अब मैं चलता हूं आगे, तो जो मुझे पैटर्न मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। ये मान लो मुझे मिला ब्राइट n = 0 पर 2n पाई वाला, ये मुझे क्या मिला, ब्राइट। फिर उसके जस्ट ऊपर क्या होगा, डार्क, फिर उसके ऊपर ब्राइट होगा, हाँ यहां अच्छा, इस ब्राइट के नीचे, फिर इसके नीचे ब्राइट। ध्यान से देखो, एकांतर क्रम में पट्टियां मिल रही हैं, एकांतर मतलब अल्टरनेट, ये ब्राइट ब्राइट और ये डार्क और डार्क। मान लेता हूं ये n = 0 पर वो जो मैंने रखा था, है ना, पहली दीप्त फ्रिंज, दूसरी दीप्त फ्रिंज, जो भी बोलेगा वो मैं कर दूंगा, उससे लेना देना नहीं है फिलहाल। अगर ध्यान से देखिए तो फ्रिंज कितनी चौड़ी है, यहां से लेकर यहां तक, है कि नहीं है। और दूसरा देखो ये वाली कितनी चौड़ी है, आप कहोगे सर यहां से लेकर यहां तक। अब इसको बताने का तरीका क्या है, फ्रिंज की विड्थ बतानी हो, अगर मान लो आपको सेंटर पता है, मान लेता हूं यही सेंटर है, क्या माना गया, यही सेंटर है, ठीक है। अगर मैंने मान लिया कि ये सेंटर है ऐसे, तो ध्यान से देखो, अगर यहां से ये ब्राइट है ना, ये क्या चीज है, ये ब्राइट है, और ये क्या है आपका, डार्क है, ये आपका अगला ब्राइट है। मुझे केवल ये बताना है ये, तो क्या तरीका हो सकता है, क्या मुझे ब्राइट की ये डिस्टेंस पता होगी कि नहीं होगी, ब्राइट वाली डिस्टेंस पता होगी कि नहीं होगी, दूसरी वाली ब्राइट बता सकते हो नहीं बता सकते हो, उसके आगे वाली बता सकते हो ना, हाँ, और उसके पहले वाली पता है। अगर ये वाली डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस हटा दो तो क्या ये वाली डिस्टेंस पता लग जाएगी। तो थिकनेस बताने का तरीका है डिस्टेंस को घटा दो, बस अपने आप सवाल लग गया। समझ नहीं पाए तुम ये कॉन्सेप्ट को, तुमको पढ़ाया गया था डिस्टेंस टेबल इन nth सेकंड, nवें में nवें समय में तय की गई दूरी। तुमने फार्मूला याद भी होगा तुम लोगों को, SN = U + A/2 × 2n - 1। nवें सेकंड में तय की गई दूरी, इसको बताने का तरीका क्या था कि आप जो चौथे सेकंड पे का डिस्टेंस है और जो पांचवें सेकंड पे का डिस्टेंस है, उन्हें दोनों का पांचवें में से चौथे सेकंड की डिस्टेंस घटा दो तो तुम्हें एग्जैक्ट पांचवें सेकंड पर डिस्टेंस पता लग जाती थी। 4 सेकंड में कितना चला, 5 सेकंड में कितना चला, दोनों पता कर लो। और तुमसे पूछे पांचवें सेकंड में कितना चला, यानी उस 1 सेकंड की बात हो रही है, तो आपने क्या किया, 5 सेकंड वाली डिस्टेंस में से 4 सेकंड वाली डिस्टेंस आपने घटा दिया, उस 5वें सेकंड की डिस्टेंस पता लग गई, है कि नहीं है। वही तरीका का फ्रिंज विड्थ बताने का तरीका क्या है, अगर मैंने सॉल्व किया, ध्यान से देखना, अगर मैंने सॉल्व किया पहला yn पता किया, मैं उसके आगे जा रहा हूं ये वाले पर, तो अगर मैं ये वाला क्या होगा, n या n+1, ब्राइट की बात कर रहा हूं, ब्राइट में n होगा n+1 होगा। अगर ये yn है तो ये क्या होगा, n+1, उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होगा, n+1, है ना। अगर मैं yn+1 में से, ये आपका है yn+1, इसमें से अगर मैं, ध्यान से देखिएगा, अगर ये हटा दे रहा हूं, ये क्या है बेटा, yn, तो आपका क्या ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा अप्रॉक्स, क्योंकि यहां तक ऐसे लेते हैं ना, ये एवरेज लेते हैं हम लोग। तो ये बताने का तरीका होता है। आप क्या करिए, आगे वाली फ्रिंज में से पीछे वाली फ्रिंज की डिस्टेंस घटा दीजिए, बीच में जो भी फ्रिंज है उसकी डिस्टेंस पता लग जाएगा। तो कैसे करेंगे अब लोग बताओ, ब्राइट, आपके पास ब्राइट फ्रिंज भी है और डार्क फ्रिंज भी है, तो किसी भी एक फ्रिंज की वो थिकनेस बताने का तरीका जो सोचो। अच्छा, अगर मैं ब्राइट में से ब्राइट को घटाऊंगा तो क्या बीच वाला आएगा,
अरे बीच ब्राइट में से ब्राइट घटाओगे बीच वाला आएगा नहीं आएगा, डार्क में से ऊपर वाला डार्क में से नीचे वाला डार्क घटाओगे ब्राइट वाला आ जाएगा, बस लग गया कॉन्सेप्ट। तो अगर मुझे किसी भी फ्रिंज की विड्थ बतानी है, चौड़ाई बतानी है, तो मैं क्या करूं बेटा बताइए, आगे वाली ब्राइट में से पीछे वाली ब्राइट घटा दो, या फिर आगे वाली डार्क में से पीछे वाली डार्क घटा दो, फ्रिंज की विड्थ मिल जाएगी। तो टॉपिक का नाम है फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की विड्थ, फ्रिंज की विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई। कैसे बताएंगे फ्रिंज की चौड़ाई? कॉन्सेप्ट का नाम है जो अल्टरनेटिव क्रम में जो लगातार दो कॉन्सिक्यूटिव जो फ्रिंजे हैं उनके बीच की डिस्टेंस को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरियों का अंतर क्या कहलाएगा? फ्रिंज चौड़ाई। क्रमागत का मतलब एक के बाद दूसरी वाली, है ना? तो दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी का अंतर फ्रिंज चौड़ाई कहलाता है। द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive fringes, distances of two consecutive fringes, ये हो गया फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ किस लेटर से लिखेंगे इसको? W ओमेगा, जो तुम बोल दो, W लिखना, किताबें कैपिटल W लिखती हैं, जो भी लिखती होंगी इग्नोर करो, या फिर बीटा, या फिर क्या लिख दोगे? बीटा। पढ़ा भी होगा आप लोगों ने शायद, है ना? बीटा के नाम से जरूर जाना होगा। तो वही चीज है W या फिर बीटा। ये कैसे बताने का तरीका है? चलो मैं बताता हूं बीटा, चाहे ब्राइट का बता दो चाहे डार्क का बता दो, इस फार्मूले से बताऊं। इस फार्मूले से मैं बीटा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना। yn+1 -yn, सही लिखा गया है बीटा बताने का तरीका। सोच लो, देख लो, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा तो पता लग जाएगा ना कितना है, तो बीच में कितना है वो बता ले जाओगे। तो मैंने लिखा yn+1 -yn, बीटा बताने का तरीका। इधर देखो yn+1 कितना हो जाएगा? ब्राइट वाले में से घटाओ, जहां n है क्या लिखोगे? n+1 d लैम्डा बाई d माइनस yn कितना? n d लैम्डा बाई d। ये समझ में आया कैसे लिखा गया? अरे बेटा yn यही होता है, ब्राइट के लिए yn यही होता है। मैंने लिखा n+1, तो वहां भी n की जगह पे क्या लिख दूंगा बेटा? n की जगह पर 1 तो 1, 2 तो 2, तो n+1 तो n+1, क्या कॉमन है? d लैम्डा बाई d। क्या बचेगा यहां पर? n+1, और यह माइनस, यहां क्या बचेगा? n बचेगा। हाँ, तुम 1 बचा रहे थे, क्या बचेगा? n बचेगा। अब बाहर क्या हो गया? d लैम्डा बाई d, अंदर गया भी कुछ, n से n गया, क्या बचा? 1, कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल फार्मूला आया d लैम्डा बाई d। ये फार्मूला मुझे हमेशा याद रहना चाहिए। मतलब अगर मैं डिस्टेंस याद कर लूं तो उसमें से n हटा दो या n-1/2 हटा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। उस फार्मूले से भी चेक कर ले, क्या कहते हो? वो तुम्हारे लिए होमवर्क होगा, चेक करना सेम आता है गलत। अच्छा, आपको आपके दिमाग में क्या है, सेम आना चाहिए कि अलग आंसर आना चाहिए? आएगा, सेम ही आएगा। आप इसमें से इसको रख के सॉल्व करेंगे, आपको सेम आंसर ही आएगा फ्रिंज विड्थ के बारे में। क्लियर है सबको? अब टॉपिक का नाम ये उतार लो, ठीक। अब अगर ध्यान से देखो तो फ्रिंज की विड्थ में फार्मूले में क्या क्या लिखा है। फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड कर रही है? स्क्रीन की डिस्टेंस पर, स्क्रीन की। और ये बात कॉमन सेंस भी कहता है, जितना दूर लेकर के जाओगे, ये चीज जितना दूर लेकर के जाओगे उतनी ही फ्रिंज चौड़ी होती जाएगी। ये है कि नहीं है? आप सोचो, समझ रहे हो ना इस चीज को? भाई अगर यहां से एक होल है, वहां से लाइट जा रही है, और होल के जस्ट बगल आप कार्ड शीट लगा दो तो आपको बहुत छोटा सा उजाला दिखेगा। लेकिन अगर आप वही थोड़ा सा दूर करके लेकर के जाओ तो आपको वो होल जो है उजाला थोड़ा सा क्या बड़ा दिखता है? नहीं दिखता है। स्क्रीन जितनी दूर होगी, स्क्रीन जितनी डी जितना ज्यादा होगा, क्या बीटा उतना ज्यादा होगा? होगा कि नहीं होगा? यहां से सबको पता चला बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। जितना ज्यादा डी उतना ज्यादा बीटा। और सब लोगों ने इंटरफेरेंस की कंडीशन में क्या लिखी थी, क्या कसम खाई थी सर कि हम डी स्मॉल डी बहुत ज्यादा रखेंगे, बहुत छोटा रखेंगे, बहुत कम रखें। तो अगर डी कम होगा तो भी बीटा अच्छा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, यानी बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। एक और जो बच रहा है क्या? लैम्डा। लैम्डा को किससे लेना देना है? मीडियम से। वेरी गुड। अगर मीडियम आएगा तो बीटा चेंज नहीं होगा क्या? अगर मीडियम आएगा तो बीटा तुरंत चेंज होगा। पहले मुझे बताओ, पहले लिख देता हूं मैं, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है? अगर मीडियम आएगा तो
जैसे मान लो कि इसके रास्ते भर में आप लोगों ने हवा के बजाय पानी भर दिया, तो इंटरफेरेंस तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि अब फ्रिंज की विड्थ वही रहेगी या ज्यादा होगी या कम होगी? सोच के बताना है, ज्यादा होगी, कम होगी या वही रहेगी? सोच के बोलना। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरे रास्ते भर एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम भर दिया। अब बताइए फ्रिंज की विड्थ ज्यादा होगी, कम होगी? लेमडा बढ़ेगा घटेगा? लेमडा उस मीडियम में जब एन, अरे सबको पता यार लेमडा डैश बराबर लेमडा बाई एन। तो जब लेमडा घटा तो फ्रिंज की विड्थ भी कम हो जाएगी। अगर कोई मीडियम आता है रास्ते में, पूरे रास्ते में, केवल थोड़ी देर के लिए नहीं तो थोड़ी से तुम यहां से इसे थोड़ी सी पट्टी रख दो, है ना, टी थिकनेस की और एन रिफ्रैक्टिव सर, इसके लिए क्या होगा? तो इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग आता है। वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ना है, आपके यहां से बोर्ड ने हटा दिया इस चीज को, वरना हम लोगों को तो पढ़ाया गया था। ठीक है, तो आपको ये वाला नहीं करना है। लेकिन अगर मान लो आपके सामने कोई ऐसा सवाल आए कि अगर एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रख दिया गया तो अब क्या होगा? अब आप सबने पता है कि सर जो लेमडा डैश होगा वो लेमडा अपॉन एन होगा, है कि नहीं है? तो जो लेमडा डैश होगा लेमडा अपॉन एन होगा, यानी जो बीटा डैश होगा वो पुरानी वाली बीटा का एन गुना या 1 अपॉन एन गुना? 1 अपॉन एन टाइम हो जाएगी अगर कोई मीडियम आता है तो। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला तुम्हें फिलहाल इतने पर पीएचडी कर ले, ये सब तुझे बहुत ज्यादा खास नहीं ध्यान देना है, लेकिन ये वाला थोड़ा ध्यान दे लेना है ना, बाकी और कुछ नहीं। क्लियर है? अगले टॉपिक का नाम है डिफ्रैक्शन, विवर्तन। शुरू करते हैं आज ही, है ना। तो अगले ही कॉन्सेप्ट में डिफ्रैक्शन में ही मैं बताता हूं वाला कॉन्सेप्ट, है ना। एंगुलर विड्थ आपने ये बताई थी ना, डिस्टेंस, कोण, ये केवल चौड़ाई बताई थी, थिकनेस केवल मोटाई बताई थी फ्रिंज की। एक और कॉन्सेप्ट का नाम है कोणीय चौड़ाई, एंगुलर विड्थ। ठीक है, चलो मैं इसमें पढ़ा देता हूं डिफ्रैक्शन में। यहां तो पढ़ाना ही पड़ेगा, यहां बिना पढ़ाई जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अच्छा यहां पर फ्रिंज विड्थ चाहे डार्क की हो चाहे ब्राइट की हो, कैसी आई थी? डी लेमडा बाई डी आई थी, नहीं आई थी? तो ब्राइट फ्रिंज हो या डार्क फ्रिंज हो, उनकी चौड़ाई कितनी होती है? डी लेमडा बाई डी। और ऐसा कोई भी, चाहे पहली निकालो चाहे दूसरी निकालो चाहे तीसरी निकालो, सेम ही आंसर आ सकता है या अलग अलग? इसका मतलब है इंटरफेरेंस में जो हमें फ्रिंज मिलती है उनकी थिकनेस सेम होती है कि अलग अलग होगी? सेम होती है। उनकी जो थिकनेस मिलती है हमें फ्रिंज विड्थ में वो ऐसे मिलती है, जैसे ये मिली, ये पूरा भर दिया मैंने, ये आपका, ये पूरा नाम ब्राइट, फिर उसके बगल वाला पैटर्न कैसा होने वाला है? डार्क। सेम थिकनेस का अगर ये डी लेमडा बाई डी है तो बगल कितना जगह खाली होगी? डी लेमडा बाई डी खाली होगा और बगल भरा जाएगा फिर से। ये क्या चीज है? डार्क। ये क्या है? डार्क। डार्क तो ये खाली वाला जगह है। मैंने कल ही बताया था, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अच्छा, ये कितना है? ये इसकी थिकनेस बताओ, डी लेमडा बाई डी, और फिर इसकी भी सेम थिकनेस डी लेमडा बाई डी। याद रखिएगा इंटरफेरेंस में फ्रिंज की विड्थ चाहे वो डार्क हो चाहे वो ब्राइट हो, है ना, जितनी दूर की स्क्रीन है कि एक फिक्स लिमिट के लिए फ्रिंज विड्थ सेम होती है। फ्रिंज विड्थ क्या होती है? सेम होती है। हालांकि इसके शेप के बारे में अगर सवाल आए तो वो हाइपरबोलिक होती है, अति परवलयाकार। अगर किसी स्क्रीन वगैरह पे देखा जाएगा तो उसका जो शेप होता है वो हाइपरबोलिक, अति परवलयाकार होती है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा क्लोज रेंज में रखे हैं ना, पूरा अच्छे से उसको डेवलप ना होने दें, तो ऐसे पास से ही देख लेते हैं तो लगभग अति परवलय नहीं होने पाती है ना, और हमको वो एकदम सीधी सीधी दिखती है, लीनियर, जैसा कि आपको दिखाया गया है। तो रेखीय दिखती है लेकिन रेखीय होती नहीं है। कैसी होती है? अति परवलयाकार, हाइपरबोलिक। पढ़ा होगा तुमने? नहीं पढ़ा सर, हाइपरबोलिक 11th में है ना तुम्हारे, अब इसीलिए तुम लोग भूल गए हो। अगले टॉपिक का नाम लिखिए विवर्तन, डिफ्रैक्शन। अगले टॉपिक का नाम है डिफ्रैक्शन, जिसे कहते हैं विवर्तन। जैसे परावर्तन, अपवर्तन वैसे है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, समझो ध्यान से। भाई रिफ्लेक्शन में क्या सीखा था? टकरा करके आएगी लाइट, इंसिडेंट होगी, टकराएगी, टकरा के कम बैक टू द सेम मीडियम अगेन। ये है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में अपवर्तन आएगी, किसी मीडियम से मिलेगी, उस मीडियम में ही चली जाएगी, उसमें आगे ट्रेवल करेगी, हो सकता है स्पीड बदल जाए, डायरेक्शन बदल जाए, है कि नहीं है? तो वो क्या कहलाता है? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। तो परावर्तन, अपवर्तन वैसे है विवर्तन। विवर्तन क्या है? इसमें भी विचलन ही होता है। जब लाइट का सामना, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा बहुत छोटा होगा, इसमें बताओ,
इसमें भी ऑब्जेक्ट छोटा होगा भाई, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो यार। ऑब्जेक्ट बहुत, लाइट जिससे इनकाउंटर करेगी उसका डायमेंशन बहुत ही कम होने वाली है, उसकी डायमेंशन ज्यादा नहीं होगी। अगर लाइट का सामना बहुत ही शार्प एजेस से हो, बहुत ही तीक्ष्ण किनारों से हो जाए, ऐसा कोई होल हो जिसका शार्पनेस बहुत ज्यादा हो, धार बहुत ज्यादा, जैसे ब्लेड की धार, वो बहुत नुकीली होती है कि नहीं होती है। अगर लाइट का सामना उससे होता है, लाइट उससे गिरती है, तो आगे जाने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है कि हाँ लाइट ऐसे उससे टकराएगी और सीधे सीधे जाकर के जैसा उजाला बनना चाहिए उजाला बनेगा। ऐसा नहीं बनता है, वहां भी आपको ब्राइट डार्क का पैटर्न देखने को मिलता है। मैक्सिमा मिनिमा, यानी कहने का मतलब है उच्चिष्ट निम्निष्ट जिसे कहते हो सब लोग, ठीक है, दीप्त सेम देखने को मिलता है। समझो ध्यान से, डिफ्रेक्शन समझने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। मान लो ये डायमेंशन, ये कोई स्लिट है, मतलब समझो ऑब्स्टेकल है, बाधा, ठीक है, ऑब्स्टेकल, ये कोई बाधा है, रुकावट, लेकिन रुकावट में बीच में पास दिया गया है लाइट को जाने के लिए। यहां पर कोई टार्च रखी गई है ना, ये टार्च गजब की है, अरे बेटा ये एआई वाली टार्च है, एआई वाली। अब एआई, अब इसमें से जो लाइट निकलेगी ये सब तो रोकेंगे, ये सब तो ब्लॉक है, ऑब्स्टेकल है, बाधाएं हैं, ये सब तो लाइट को रोकेगी। लेकिन यहां वाले यहां क्या होगा, ये स्क्रीन, क्या यहां इतनी दूरी पर बताइए उजाला होगा कि नहीं होगा? इतनी दूरी पर लाइट होगी, यहां पर लाइट होगी, और बाकी यहां सब क्या होगा, यहां अंधेरा। अंधेरा का मतलब क्या, इस लाइट तो पूरे पर पड़ रही है, लाइट तो सब पे गिर रही होगी पूरी, समझ ले वो लाइट है पूरे पर आके गिर रही है, तो यहां से लाइट एंटर करके आई और यहां पर उजाला करेगी। लेकिन यहां सब पर उजाला, ये बहुत डायमेंशन में बहुत ज्यादा है, ये पहले बता रहा हूं, डायमेंशन में बहुत ज्यादा है, और इस वजह से ये यहां पर आकर के गिरी, और यहां पर क्या मिलेगा, डार्क ही मिलेगा ना, यानी यहां पर आपको इसकी छाया नजर आएगी, यहां पर आपको नजर आएगा शैडो, नजर आएगा, यहां पर, यहां पूरे नीचे, यहां भी छाया ही नजर आएगी, है कि नहीं है? क्यों नजर आएगी? क्योंकि रास्ते में ऑब्स्टेकल है और डायमेंशन बहुत, जो जगह बनाई है आपने, जो पास बना रखा है, उसकी डायमेंशन बहुत ज्यादा है, और सबने पढ़ा वेव ऑप्टिक्स तो तब पढ़ा जाएगा जब डायमेंशन ऑब्जेक्ट की कितनी हो, कंपैरेटिवली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लगभग प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना के बराबर हो। अब अगर ये जो इतना बड़ा जगह बनाई है आप लोगों ने, है कि नहीं है, ये स्लिट, इसको धीरे धीरे नैरो करते जाओ, खूब छोटा। अब अगर आप बहुत ही छोटा कर देते हैं, बहुत ही छोटा, बहुत स्मॉल कर देते हैं, तो अब आपके मन में क्या होगा, मान लो कंपैरेटिवली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, इतनी डायमेंशन कर दिया, यहां डायमेंशन बहुत ज्यादा है। अब डायमेंशन अगर आप घटाएं, अभी देख लो सेटो, यहां सब क्या है, पूरा यहां पूरी छाया है और यहां भी पूरी छाया ही है, लेकिन अगर आपने इसकी डायमेंशन को इतनी छोटी कर दिया और उसके साथ साथ नुकीली भी कर दिया, शार्प एज वगैरह, अब आपको क्या लगता है कि लाइट आ रही है, लाइट आने के बाद यहां बताइए, यहां लाइट होगा कि नहीं होगा, इस सामने वाले हिस्से पर, यहां सामने वाले हिस्से पर बेटा, इसके जो यहां बीच से जा रही है, यहां सामने वाले हिस्से पर लाइट होगी कि नहीं होगी? और आपके मन में और क्या बात आई, ऊपर के बारे में क्या ख्याल आया, ब्राइट या डार्क? ऊपर वाले के बारे में क्या ख्याल आया, ब्राइट या डार्क? ब्राइट, डार्क बेटा, अरे शैडो है, छाया बनेगी नहीं बनेगी? तो लाइट केवल यहां है और यहां भी डार्क, बट ऐसा नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ऐसा नहीं होता है। हमारे दिमाग में तो समझ में आया कि सर हमें ऐसा ही मिलना चाहिए था, बट ऐसा नहीं मिलता है। फिर क्या होता है, ये देखा गया कि यहां पर तो बहुत अच्छा चमका, लेकिन यहां ये चमकना छोड़ करके यहां थोड़ा सा अंधेरा, फिर यहां थोड़ा सा ब्राइट, फिर यहां थोड़ा सा अंधेरा, फिर यहां थोड़ा सा ब्राइट, फिर यहां थोड़ा सा अंधेरा, फिर यहां थोड़ा सा ब्राइट, और ऐसे करके पैटर्न, जैसा ही ऊपर वैसा ही सेम आपको नीचे भी मिलता है। और इस तरीके से इस फिनोमेना को कहा जाता है डिफ्रैक्शन, विवर्तन। और कब हुआ ये, इसमें 2 स्लिट की जरूरत पड़ी या सिंगल, टू या सिंगल स्लिट की जरूरत पड़ी, सिंगल स्लिट की जरूरत पड़ी। और वो स्लिट कैसी है, उसमें बताया गया है कि स्लिट में ध्यान से देखो, नोक दिखाई गई है नहीं? तो जब लाइट किसी शार्प एज से टकराती है, शार्प एज से टकराने के बाद वो लाइट कहां पहुंच जाती है, शैडो रीजन में भी पहुंच जाती है कि नहीं? जहां छाया थी पहले वहां भी पहुंच जाती है। लाइट एंड रीचेस टू शैडो रीजन आल्सो
and illuminate the shadow region. This phenomena is known as diffraction. diffraction क्या है? जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण किनारों से टकराता है तो टकराने के बाद क्या होता है, वो मुड़ जाता है। प्रकाश के ये मुड़ने की घटना, मुड़ जाता है, विचलन होने वाली बात है। विवर्तन बोलोगे हिंदी में तो विचलन आता है। तो लाइट जो है अपने, देखो ध्यान से, चल रही थी ना ऐसे, ये सीधे गई, लेकिन जब लाइट इस वाले शार्प से टकराएगी तो वो थोड़ी सी अपनी जगह से क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। ये वाली भी क्या होगी, थोड़ी सी मुड़ जाएगी। तो अब तो लाइट ऐसे मुड़ेगी और सब जगह जाकर इंटरफेरेंस वगैरह बीच में होगा, और इंटरफेरेंस होने के बाद ब्राइट डार्क का पैटर्न देखने को मिलता है। इस फिनोमेना को नाम रखा गया है डिफ्रैक्शन, विवर्तन। समझ में विवर्तन क्या चीज है? विवर्तन किसे कहेंगे बेटा? जब प्रकाश का सामना प्रकाश किससे टकराए, बहुत ही तीक्ष्ण किनारों से, बहुत ही शार्प एज से टकराएगा तो वो शैडो रीजन में भी जाकर के उजाला कर देगा और ब्राइट डार्क का पैटर्न दिखाता है। इस चीज को कहा जाता है विवर्तन। आंशिक रूप से मुड़ना, थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, उस घटना का नाम है तो है विवर्तन। और ये पूरा पैटर्न हो गया। समझ में आया विवर्तन क्या चीज है? चलिए इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन? अच्छा, इंटरफेरेंस में कितने टाइप पढ़े थे? इंटरफेरेंस में कितने टाइप पढ़े थे? एक को नहीं। अच्छा, तुम कहोगे सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ, तुम्हारे पास बोलने के लिए आंसर तो बहुत है बेटा। ठीक है, ऐसे ही यहां भी आपको दो तरीके का पढ़ा जाएगा डिफ्रैक्शन, लेकिन वो अलग है, वो डिवाइस के बेसिस पर है। डिफ्रैक्शन दो तरीके का, दो साइंटिस्ट आए, दोनों साइंटिस्ट के बेसिस पर पढ़ाया जाता है। एक फ्रेनल का और दूसरा फ्रॉनहोफर का। दो लोग हैं डिफ्रैक्शन पढ़ाने के लिए, दो लोग आते हैं, एक फ्रेनल और दूसरा फ्रॉनहोफर। फ्रेनल जो है वो क्या बताते हैं और फ्रॉनहोफर क्या बताते हैं, उन दोनों चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, जरूरी नहीं है फिलहाल। फ्रेनल डिफ्रैक्शन और दूसरा आपका क्या है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। दो है, ठीक है। फ्रेनल में क्या दिक्कत है वो समझते हैं। फ्रेनल विवर्तन में क्या होता है, हमारे पास स्लिट होगी, हमारे पास क्या होगा, स्लिट होगा और कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकर के से बैठ जाओ, सोर्स खूब दूर है, ऐसा समझ लो। समझ रहे हो तुम लोग? दो तरीके का डिफ्रैक्शन जाना हमने, फ्रेनल और फ्रॉनहोफर। मैंने बताया फ्रेनल डिफ्रैक्शन किसे कहते हैं और फ्रॉनहोफर किसे कहते हैं। फ्रेनल डिफ्रैक्शन है ना, तुरंत एक्टिव हो जाया करिए। फ्रेनल डिफ्रैक्शन वो डिफ्रैक्शन है जिसमें अगर आपने स्लिट ले लिया तो सोर्स आपके बगल रखा हो और स्क्रीन आपके बगल रखी हो और बीच में लेके बैठ जाओ स्लिट, वो है फ्रेनल डिफ्रैक्शन। फ्रेनल विवर्तन में क्या होता है, सब कुछ निश्चित दूरी पर होते हैं। अगर ये स्लिट है, देखो ध्यान से, अगर मान लो फ्रेनल में ये स्लिट है तो बगल ही स्क्रीन हो और बगल ही क्या हो, इसके सोर्स हो, थोड़ा सा निश्चित दूरी पर रखे हो। लेकिन फ्रॉनहोफर में क्या होता है, फ्रॉनहोफर में स्लिट तो तुम्हारे पास है लेकिन सोर्स और स्क्रीन का पता नहीं है। मान लो स्क्रीन भी थोड़ी दूर पर रखा है बट सोर्स बहुत दूर हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मान लो स्लिट यहां लेकर के बैठे हो और सोर्स किसको मान लिया जाए, सन को, तो ऐसा कौन सा डिफ्रैक्शन आएगा, फ्रॉनहोफर। लेकिन सन से आने वाली रेस तो बहुत दूर दूर आ रही हैं, उनको इकट्ठा मुझे चाहिए स्लिट पर इकट्ठा गिराने के लिए ताकि अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाए। ऐसे केस में अगर अच्छा रिजल्ट मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उन सबको कनेक्ट करना पड़ेगा। याद करो टेलीस्कोप में सबने सीख रखा था, टेलीस्कोप में जो दूर से खूब रेज आ रही थी, टेलीस्कोप बनाया था तो आपने सामने एक कन्वेक्स लेंस बड़ा सा जो ऑब्जेक्टिव लगा रखा था, जिससे काफी बड़े द्वारक का ले रखा था ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या करे, कन्वर्ज करे। तो फ्रॉनहोफर क्या करते हैं कि जो दूर से खूब सारी लाइट आ रही है उसको इकट्ठा करने के लिए रास्ते में लगा देंगे कन्वेक्स लेंस, और इनके लिए ये इनका वैसा ही पैटर्न है, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामने क्या लगा देंगे, एक बड़ा सा कॉन्वेक्स लेंस, सोर्स और स्लिट के बीच में कॉन्वेक्स लेंस, और स्लिट और ये क्या चीज है, स्क्रीन, इसके बीच में भी एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। और इस डिफ्रैक्शन का नाम है, इस डिफ्रैक्शन का नाम क्या है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, फ्रेनल। फ्रेनल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रेनल में खास बात क्या है कि स्रोत और पर्दा स्लिट से निश्चित दूरी पर होते हैं,
है ना। स्क्रीन और सोर्स स्लिट से एक डेफिनेट डिस्टेंस पे, फाइनाइट डिस्टेंस पर बैठे होते हैं, लेकिन इसमें इनफाइनाइट डिस्टेंस भी हो सकती है, बहुत दूर हो सकता है, और बहुत दूर हो सकता है तो उनको इकट्ठा करने के लिए कौन सा लेंस लगा दिया जाता है, कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस लगा दिया जाता है और सेट करा जाता है ताकि सब लाइट यहां से जाए। क्लियर हुआ? ये हो गया डिफ्रेक्शन के बारे में। डिफ्रेक्शन की डिफिनेशन भी हमारे डेली लाइफ में एग्जांपल वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।